स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में और एक इंटरेस्टिंग सेशन में। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आज हम दोनों साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं और दोनों हमारी ये कोशिश है कि हम एक जो डे टू डे लाइफ में हम प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, हम आप लोगों को उसके बारे में कुछ सॉल्यूशंस दे सके, कुछ टिप्स दे सके और आपको साइको एजुकेट कर सके। पहले मैं मैम के बारे में बताऊंगी। मैम का नाम है साइकोलॉजिस्ट शिवांगी मैम। बहुत ही डेडिकेटेड एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपनी एमफिल कंप्लीट किया है। एमफिल के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में इन्होंने वर्क किया है, जैसे एलन करियर इंस्टीट्यूट में इन्होंने वर्क किया है, जो कोटा में कोचिंग क्लासेस होती है वहाँ पे। ANR साइकेट्रिक हॉस्पिटल इंदौर में मैम ने काम, जालंधर में मैम ने काम करा है। बहुत सारे NGOs के साथ मैम मिलके काम कर रही हैं इस समय और एक डेडिकेटेड साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर की तरह अभी करंटली अपने प्रोफेशन को ये आगे कंटिन्यू कर रही हैं। लेकिन इससे पहले, इससे ज़्यादा मैं मैम से बहुत कुछ मैंने सीखा। ये जब भी अपने क्लाइंट के साथ काम करती हैं बहुत ही डेडिकेटली काम करती हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ ये काम करती हैं। और मैंने जितना इनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, मैंने देखा अपने प्रोफेशन को बहुत एंजॉय करती हैं आप मैम। तो मैं पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि कैसे मैम आप अपने प्रोफेशन को इतना एंजॉय कर पाती हैं और इतना डेडिकेटली, वो कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है क्लाइंट के साथ इतना बेहतर वर्क करने के लिए? तो पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। एंड मैं अपने प्रोफेशन को बहुत एंजॉय करती हूँ बिकॉज मेरे को एक एक सेकेंड ऐसा फील होता है कि मैं जो कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं वो चीज़ कर रही हूँ जो शायद लोग नहीं देख पा रहे हैं, लोग सोसाइटी में नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है वो एक्सेप्ट करना, वो देखना भी मुश्किल हो रहा है, लोग इग्नोर कर देते हैं वो पार्ट। शायद मैं वो पार्ट देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, एक्सेप्ट कर पा रही हूँ और उनको समझ पा रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तभी हम जब उन्हें समझते हैं तब वो अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ मुझे इतनी हैप्पी फील कराती है, इतनी सेटिस्फाइड फील कराती है कि आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई अदर चीज़ मेरी लाइफ में ऐसी है जो मुझे इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कराती है। और मेरा बचपन से ही ये एक एम था कि मैं ऐसे लोगों की मदद करूं जो कोई भी वो साइड देखता ही नहीं है, लोगों की देखना ही नहीं चाहता है। शायद अगर वो साइड अगर कोई देख भी रहा है तो उसको इग्नोर करता है। एक इमोशनल साइड या उनके इमोशनल साइड, एक बहुत ही वीक मेंटल साइड, मेंटल प्रेशर होते हैं लोगों पे जो लोग नहीं देख पाते हैं। इमोशनल वीक होना एक डिफरेंट चीज़ होती है और इमोशनली अपने आप को निगलेक्ट करना, कि जो हम इमोशंस फील कर रहे हैं उसको निगलेक्ट करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ये डिफरेंट थिंग है। अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वैलिडेट नहीं करेंगे तो कभी हम उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे, कभी हम उसको लेट गो नहीं कर पाएंगे, रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर पाइल अप होता जाएगा और एक ना एक दिन वॉल्केनो की तरह बर्स्ट होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। तो हम उसको जब एक एक करके देखेंगे, समझेंगे क्यों हो रहा है, समझने की कोशिश करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि अच्छा ये हो रहा है और हेल्दी वेज निकालेंगे इस पर वर्क करने का, तो डेफिनेटली हम एक स्ट्रांग पर्सन बन जाएंगे, इमोशनली रेगुलेट करना सीख पाएंगे अपने आप को और अपने आप को समझ पाएंगे। मैम कोई आप एग्जांपल से कि जैसे कोई आपके साथ क्लाइंट आया हो जो बहुत अपने आप को इमोशनली प्रॉब्लम में हो, स्ट्रेस में, एंजाइटी में हो, और आपने उसके साथ वर्क किया और उसके बहुत सारे आपको फोन करते होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्यों जरूरी है आजकल काउंसलिंग करवाना या अपनी चीजों को शेयर करना, क्योंकि हर व्यक्ति चैलेंजेस फेस करता है, हर व्यक्ति कभी डिप्रेशन में जाता है, कभी ना कभी एंजाइटी इश्यूज फेस करता है, उसको भी एंगर इश्यूज हो सकते हैं। तो पहली बात मैं आपसे क्लाइंट का भी एग्जांपल पूछूंगी। दूसरी बात मैम मैं ये भी चाहती हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो जिनके रीच में कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हो या वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो कि वो ले सके एक साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग सेशन ले सके, तो आप एक टिप्स क्या उनको बताना चाहोगे? जनरल टिप्स क्या ऐसे बताना चाहोगे कि वो अपने डे टू डे लाइफ के बारे में अगर वो फॉलो कर रहे हैं उन चीज़ों को अपना रहे हैं, तो वो थोड़ी बहुत मेंटल प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सके? तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज
आज के ये पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी देख रहे हैं वो ये चीज जाने, वो चीज अवेयर हो, वो एक साइको एजुकेटेड हो कि जरूरी है अपनी चीजें शेयर करना, बिल्कुल। अपनी चीजें बताना। नहीं तो बिल्कुल। मैम जो हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे, जो गोवा मर्डर केस हुआ बिल्कुल। या श्रद्धा जैसे जो केस हुए और जो एंगर इश्यूज की वजह से आजकल हो रहे हैं, उससे हम बच सके और बचा भी सके लोगों को। तो प्लीज आप वो टिप्स के बारे में बताइए, वो टेक्निक्स बताइए हमारे व्यूअर्स को। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि हम कब साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को विजिट करें। तो सबसे पहले जब हम कोई भी तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तनाव एक हमारी लाइफ का नॉर्मल डे टू डे रूटीन का पार्ट है कि हमें हर किसी न किसी चीज़ से तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, हम उदास होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, दिस इज़ ओके, ये सब हम सबकी पार्ट ऑफ लाइफ है। बट द थिंग इज़ जब उस तनाव की वजह से हमारे एक्टिविटी ऑफ डेली रूटीन जो होती है वो अफेक्ट होने लगे, जैसे हमारा खाना खाना हुआ टाइम पे, सोना हुआ, उठना बैठना हुआ, लोगों से बातचीत करना हो, ये सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ना रह जाए, या पहले जो Isolate चीज़ें रहना हम शुरू कर- आइसोलेट करना रहना शुरू कर दें, या पहले हम जो चीज़ें इंजॉय करते थे अब उसमें बिल्कुल मन ना लगे, हमारी भूख धीरे धीरे कम होती जाए या बहुत एक्सट्रीम होती जाए कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नींद हमें बिल्कुल ना आए, पूरी पूरी रात हम जगे हुए हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा सोएं, पूरे दिन सो रहे हैं, पूरी रात सो रहे हैं, फिर भी थकावट महसूस हो रही है, हल्का सा भी काम कर दे, थोड़ा सा यहाँ से वहाँ तक चल रहे, सांस फूलने लगे, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, घबराहट हो और समझ नहीं आए कि ये बेचैनी हो क्यों रही है, तब डेफिनेटली हमें किसी साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। और जब हमारे रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, रिलेशनशिप में हम छोटी छोटी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप पे सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ों को लेके हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, जिन चीज़ों में हमारी गलतियाँ नहीं होती हैं उन चीज़ों में भी हम खुद ही को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, सेल्फ हार्म करने का ख्याल भी आए तो हमें डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हमें लगता है कि हम वीक पड़ रहे हैं, हमारी बात कोई समझ नहीं सकता, हम जो अंदर से सफ़र कर रहे हैं वो हमें कोई दूसरा पर्सन नहीं समझ सकता है, हम अंदर ही अंदर एक अलग दुनिया में चल रहे होते हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चल रहे होते हैं, उस वर्ल्ड से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, हमें रियलिटी चेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी लगे कोई नहीं समझ पा रहा है तो डेफिनेटली अपने हिम्मत करके एक कॉल या फिर एक विजिट साइकोलॉजिस्ट की लेनी चाहिए, अपने आप की हेल्प हम खुद से कर सकते हैं। और आजकल मैम ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप बिल्कुल, हेल्प ले आजकल, सकते हो, जैसे बिल्कुल। अगर नहीं जा सकते हो तो ये एक अच्छा माध्यम, आप सोशल माध्यम है। मीडिया का हम बेहतर हाँ, यूज बहुत कर सारी सकते लेडीज हैं हैं। जो घर से बाहर आज की डेट पे नहीं निकल पाती हैं, जिनको नहीं अलाउड होता है घर से बाहर निकलना, वो कॉल कर सकती हैं, आप नेट पे सर्च करोगे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, अप्रोच और करेंगे। मैम जो स्टिग्मा लोग बना के रखे हैं मेंटल हेल्थ को, आप उसके बारे में भी प्लीज अवेयर करिए कि ये कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई भी मेंटली डिस्टर्ब होना इट्स ओके, प्लीज इसके बारे में भी अवेयर करिए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने टच किया है कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जिसको होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो एक मानसिक रोग, एक स्टिग्मा है कि ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इंसान पागल है या उसको सोसाइटी में उठना बैठना नहीं चाहिए, उससे लोगों को दूर रहना चाहिए, ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टिग्मा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज माइंड, दिमाग भी हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है, तो अगर हमें शारीरिक बीमारी होती है, हमें कहीं चोट लग जाती है, पेट में दर्द होता है, हेडेक होता है, या चेस्ट में कभी बहुत हैवीनेस या पेन फील होता है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और ढेर सारे क्वेश्चनों के साथ जाते हैं कि हमें ये क्यों हो रहा है, कितनी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, कितनी दवाएं खाने पड़ेंगी, कब तक हमें विजिट करना पड़ेगा, हम बहुत सारे क्वेश्चन के पास डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और उनसे आंसर हमें चाहिए होता है। तो जब हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती है, कि दिमाग भी तो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, तो हम क्यों ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। जब हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा कोई थॉट डिस्टर्ब कर रही होती है, या फिर हमें लगता है कि कोई चीज़ है जो हम बहुत वीक पड़ रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रही है टॉलरेट, हम अकेले रहने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, या फिर हमें लोगों से 10 लोग के बीच में बैठ के भी अकेलापन महसूस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, हमें नींद नहीं आ रही है 2-2 3-3 हफ्तों से, तो हमें डेफिनेटली अपने दिमाग पे ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए कि हमारे दिमाग को भी किसी हेल्प की ज़रूरत है। जैसे हमें फिजिकली हेल्प की ज़रूरत होती है, वैसे हमें मेंटली, इमोशनली भी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हमें डेफिनेटली किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं मैम, बिल्कुल। आजकल लोग आ रहे हैं, इवन
हम लोगों ने वर्क के दौरान देखा कि नीट के बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर लोअर की वजह से, बिल्कुल। अब पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं, तो इट्स नॉर्मल। इट्स नॉट प्लीज आप कंसल्ट करिए। और जो मैम ने एक बात बीच में बोली कि हिम्मत करनी है ना, अपने आप को तैयार करना है कि इट्स ओके। अगर हमें मेंटल कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, तो वो भी फिजिकल इश्यूज की जैसे ही रिजॉल्व होने चाहिए। हमारा दिमाग भी शरीर का एक हिस्सा है, तो अगर हमें शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो वैसे ही जो हमें दिमाग में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्यों नहीं किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं? क्यों उसमें शर्म आती है? क्यों स्टिग्मा फील करते हैं? इट्स नॉट ए स्टिग्मा, इट्स 100% नॉर्मल। इट्स 100% नॉर्मल टू क्राई। इट्स अपनी सारी फीलिंग्स को फील करना बहुत नॉर्मल है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स में ही सारी फीलिंग्स आएंगी। इट्स ओके टू feel sad, it's okay to feel cry, it's okay to feel upset, it's okay to feel angry, it's 100% okay, it's completely fine। उसे वैलिडेट करना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है, और किसी और के लिए नहीं जरूरी है, हमें खुद उसको वैलिडेट करना जरूरी है, ताकि हमारे अपनी प्रॉब्लम्स को पाइल अप नहीं करें। करेक्ट उसको हम ठीक कर सकें। if we are not able to understand ourselves, if we are not able to accept ourselves, then people cannot accept and understand us। हमें खुद की मदद खुद से करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तभी लोग हमें समझ पाएंगे। अदरवाइज इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, अदर पीपल कैन नेवर अंडरस्टैंड यू। सो हमें खुद की मदद खुद से करना चाहिए, एंड अब पहला खुद का स्टेप लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बहुत इमोशनली मेंटली वीक पड़ रहे हैं, प्लीज गो एंड विजिट साइकोलॉजिस्ट, विजिट अ साइकियाट्रिस्ट, ताकि आपको पता चल सके ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसके क्या क्या रेजोल्यूशन है, कैसे हम गाइडेंस के थ्रू या फिर काउंसलिंग सेशंस के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और मैम एक और भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैम का एक्सपीरियंस मैं पहले बताऊँ बहुत ही अच्छा है। मैं जब भी मैम से किसी भी टॉपिक में मैंने बात किया, बहुत बेटर मुझे हमेशा सॉल्यूशंस मिले। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी एंगल्स नहीं छोड़ूं जो मैं आप तक नहीं पहुंचाऊं। मैं चाह रही कि हर एक एंगल मैं आप तक ले आऊं। आप बाद में भी कमेंट्स कर सकते हैं, बाद में मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपकी हेल्प करें, है ना। आपके जो रहेंगे मैं उनके थ्रू कमेंट्स करवाऊंगी। एक मैम और क्वेश्चन है मेरा कि आप ये बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑनलाइन नई सेशन ले पाया, है ना, कोई नई साइकोलॉजिस्ट को मिल पाया जो एक नॉर्मल मेंटल इश्यूज से गुजर रहा है, बहुत सीवियर नहीं, सीवियर में तो नो डाउट हमें लेना है ना, सीवियरिटी में कोई वो नहीं, हमें रिलैक्सेशन देना, आप साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। लेकिन डे टू डे लाइफ में मैम जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना, कई बार ओवर थिंकिंग जैसे प्रॉब्लम्स, कई बार थोड़ी एंजाइटी, थोड़ा एंगर के, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करें, प्लीज उसके बारे में भी अवेयर करिए। उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जो बहुत बेसिक टेक्निक है वो मैं बताना चाहूँगी आज। जैसे कि मंडला आर्ट्स होते हैं। मंडला आर्ट में हम डेफिनेटली मंडला आर्ट को हम एज अ होल देखते हैं, ठीक है। एज अ होल जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही इनकरेक्ट होती हैं, या फिर हो सकता है ऊंची नीची, जो भी हम परफेक्ट नहीं होती है, बट स्टिल जब हम उसको एज अ होल देखते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल से एक पिक्चर फिगर बन के आती है, राइट। तो वैसे ही हम मंडला आर्ट को अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, एंड हम मंडला आर्ट की बुक खरीद के डेली मंडला ड्रॉ कर सकते हैं। और आजकल नेट पे भी अवेलेबल है, अगर हम हीलिंग मंडला आर्ट्स डालेंगे बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, और हम उनको बना सकते हैं। अगर जिनकी ड्राइंग अच्छी है, नहीं भी अच्छी है, इट डजंट मैटर कि जिसकी ड्राइंग नहीं अच्छी है वो मंडला आर्ट नहीं कर सकते हैं। मंडला आर्ट से ड्राइंग अच्छी होने का कोई कनेक्शन नहीं है। आपको मंडला आर्ट सिर्फ देख के उसके आउटलाइंस बना के उसको ड्रॉ करना है, दैट्स इट। वो चाहे जैसा भी बने, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रोसेस। आप जब उसको बना रहे हो, एक सर्कल भी बना रहे हो, डॉट भी बना रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग, आपकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं, आप महसूस क्या कर रहे हो, आपके थॉट्स क्या आ रहे हैं, कौन कौन से थॉट प्रोसेस आपको उस टाइम पे फील कर पा रहे हो, राइट। वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को करनी चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। उससे क्या होता है, हम एक डिफरेंट इमेजिनरी कंफर्टेबल स्पेस अपने लिए क्रिएट करते हैं, जो सिर्फ हमारी स्पेस होती है। और YouTube में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे साइट्स हैं जिस पे अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल है, वो हम डेली अपने लिए कर सकते हैं। थर्ड, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए अपने आप को काम डाउन रखने के लिए, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन रखने के लिए मेडिटेशन एंड योगा करना मस्ट है डेली, एटलीस्ट हाफ एन आवर इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, हमें जर्नलिंग की हैबिट डालनी चाहिए। जो भी थॉट आ रहे हैं उसे लिखना
बहुत जरूरी है। ओके। कई बार हमें क्या होता है, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हम लोगों से नहीं बोल पाते हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ जजमेंट, या फिर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उन चीजों को। स्टार्ट राइटिंग डाउन योर थॉट्स, बिकॉज जब हम लिखेंगे तो हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, राइट। तो हमें जर्नलिंग की हैबिट एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर जर्नलिंग की हैबिट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हम डे टू डे लाइफ की जो स्ट्रेस है वो रिफ्लेक्ट करके खुद पे वर्क करते हैं। और मैम जैसे हमने लिख दिया जो नेगेटिव थॉट्स या जो प्रॉब्लम्स के हमारे अंदर थॉट्स है, उसकी एनर्जी भी हमने उसमें कॉपी प्रोसेस लिखिए, उस थॉट प्रोसेस के बाद फीलिंग क्या आ रही है, उस फीलिंग को लिखिए, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं, आप क्या करने का मन कर रहा है वो लिखिए, फिर आप खुद पे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। ओके, दीज आर द करेक्ट थिंग, दीज आर नॉट करेक्ट, दीज आर रियलिस्टिक, दीज आर अनरियलिस्टिक। तो हम डेफिनेटली अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। इट विल हेल्प यू टू एनालाइज योरसेल्फ। तो बहुत जरूरी है हम सबको जर्नलाइज करना, लिखना, जर्नलिंग करना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिट विद योरसेल्फ एंड ब्रीदिंग पे वर्क करना, अपनी ब्रीदिंग को सुनना। टेक अ डीप ब्रीथ एटलीस्ट 4 टाइम्स, होल्ड इट फॉर 2 सेकेंड एंड ब्रीथ आउट टिल द 8, राइट। 1 काउंट करके हम उसको ब्रीद आउट करेंगे एंड अपनी ब्रीदिंग की वॉइस को सुनने की कोशिश करेंगे। ब्रीद वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन रखने के लिए, अपने ब्रेन को काम डाउन रखने के लिए, हर सिचुएशन को कामली हैंडल करने के लिए अपने ऊपर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत। तो ये जो ब्रीदिंग पे क्या होगा ना, अगर जब हम फोकस कर रहे हैं मैम, तो उस समय हमारा वो नेगेटिव थॉट से हमारा दिमाग हटके उस ब्रीदिंग पे फोकस्ड हो जाएगा। तो उस समय हम अपने माइंड को एक नेगेटिव सिचुएशन से बचा सकते हैं अपने आप को, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरा मैम, जैसे कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार हमारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही, तो हम वहाँ पे कैसे वर्क करें, कैसे उस चीज को हैंडल करें। कई लोग एक ही नेगेटिव सिचुएशन, मान लीजिए मॉर्निंग सुबह से किसी के घर में बहस हो गई, किसी की किसी वजह से फेल्योर है, बस वही थॉट्स चल रहा है, तो कैसे उससे अपने आप को बचाएं? हमें उन पे वर्क करना बहुत जरूरी है। उसके रूट कॉज, ओवर थिंकिंग के कोई ना कोई रूट कॉज होते हैं, उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना एंड उसको एक्सेप्ट करना कि येस आई एम फीलिंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। उनको एक्सेप्ट करना एंड उन पे डिफरेंट तरीकों से जो चीज़ उनके लिए बेस्ट होगी उस टाइम पे, वो थेरेपी यूज़ करके उस पर वो सेशंस ले सकते हैं कि क्या थेरेपी उनके लिए बेस्ट है, कौन सी टेक्निक उन पे बेस्ट अप्लाई हो रही है। बिकॉज हर एक ह्यूमन बीइंग पे सिमिलर टेक्निक नहीं अप्लाई हो सकती है। हर एक ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी पसंद अपनी नापसंद होती है, अपनी डिफरेंट पर्सनालिटीज होती है, उनके थ्रू हम डिफरेंट थेरेपीज अप्लाई करते हैं जो उनके लिए सुटेबल होती है। तो हम वो थेरेपी उनके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए सेशन लेने में जरूरी है अपने रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों मुझे ये ओवर थिंकिंग हो रही है। एंड जर्नलिंग विल रियली हेल्प यू इन दैट। आप जब लिखोगे तब आपको पता लगेगा ये थॉट आ कहाँ से रही है, आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप खुद एनालाइज कर पाओगे खुद को कि ये थॉट्स आ कहाँ से रही है मेरे दिमाग में, जहाँ से आ रही है हमें उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर खुद से काम कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, वेरी गुड। खुद से रिजॉल्व नहीं कर सकते हो तो टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, टेक अ हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट। और दूसरा क्या होता है कई बार कि हम सिर्फ एक वही नेगेटिव थॉट्स में ही प्रॉब्लम में पूरे फोकस्ड हो जाते हैं और हमें वहीं से हटा करके अपने दिमाग को एक उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ना, सोल्यूशन ओरिएंटेड बिहेवियर। ओके, जैसे मैम ने बताया कि हमें एक्सेप्ट करना, उसको वैलिडेट करना है कि अभी ये प्रॉब्लम है और ये इमोशंस में फील कर रहा हूँ। ओके, इट्स ओके। आप वहाँ पे क्या करें, ठीक है अभी मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरा मन ये नेगेटिव सोच रहा है, मेरा मन अभी क्या है, मैंने मान लीजिए कि नीट में मुझे नहीं सक्सेस मिली, ठीक है, इसकी वजह से निगेटिविटी आ रही, तो अब सोल्यूशन क्या होगा, हमें उस पर फोकस करना है। क्या मैं फर्दर तैयारी करूं या मैं कोई और करियर ऑप्शन देखूं या मैं अपने पेरेंट्स से बात करूं। तो अपनी एनर्जी को मुझे लग रहा प्रॉब्लम्स में ही ना फोकस करके उसके सोल्यूशन पे आप फोकस करिए। हमें रेजोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम उस प्रॉब्लम में इतना इंटैंगल्ड हो जाते हैं, इतना ट्रैप हो जाते हैं कि हमें उसके बाहर की दुनिया नहीं दिखती है, उसके बाहर के जो वर्ल्ड है, जो हमारे और भी एरियाज ऑफ लाइफ है, वो दिखने बंद हो जाते हैं। तो हमें वो देखना, उससे बाहर निकलना, अपने आप को एक उस प्रॉब्लम से डिटैच करके खुद को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो उसके लिए हमें जर्नलिंग भी हेल्प करेगी, प्रोफेशनल हेल्प भी हेल्प करेगी। खुद को एनालाइज करो ब्रीदिंग के थ्रू कि व्हाट इज डिस्टर्बिंग मी, क्या डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। अगर मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊंगी इट्स गुड, नहीं रिजॉल्व कर पाऊंगी टेक हेल्प। यू आर लकी टू हैव this kind of people in your life जो आपकी हेल्प करने के लिए हैं। They could be your very best and close friends also. They could be your own parents also. If they are understanding and accepting you, if they are validating you, then they could be those people also. But अगर नहीं कहीं से हेल्प मिलती, आपको लगता है आपको कोई नहीं समझ पा रहा है जिस लेवल पे आप हो, जो आप महसूस कर रहे हो, then definitely you can take a professional. प्रोफेशनल। और मैम मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में हमें एक बेस्ट फ्रेंड ऐसा हमारे साथ होना चाहिए जो हमें बिना जजमेंट किए
हमको सुन सके, हमको समझ सके। तो मैं चाहूँगी कि मतलब अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो अपने फ्रेंड से कोई चीज़ शेयर कर रहा है, तो वो फ्रेंड को उस समय जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए प्लीज़ इसके बारे में, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस तरीके से किसी को सुनना है, कब कब हमें क्या बोलना है, किस तरीके से हमको उसको हैंडल करना है। तो एक जर्नल मैं चाहूँगी कि आप ऐसे फ्रेंड्स को भी बताइए कि जब कोई फ्रेंड दुखी है तो आप उस समय कैसा रिएक्ट करें। करेक्ट। बिल्कुल ये ज़रूरी होता है हमें जानना कि अगर कोई हमसे अपनी बात शेयर कर रहा है जो बहुत मुश्किल है उसके लिए शेयर करना, फिर भी वो मुझसे अगर शेयर कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो वो हमें ट्रस्ट करके शेयर कर रहा है कि हम ये बात कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। दूसरी बात कि हमें उसको पहले सुनना है बिना किसी सॉल्यूशन दिए, क्योंकि लिसनिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट वी कैन एवर गिव टू एनीवन, राइट। तो पहले इसको बिना जज किए, बिना कोई सोल्यूशन दिए हमें इसको सुनना है कि ठीक है, जो भी वो बोल रहा है वैलिडेट करो, सुनो उसको, फिर उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि ओके आई नो हाउ यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप क्या महसूस कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, एम्पैथेटिक हो उसके थ्रू। देन डेफिनेटली बिना किसी जजमेंट के उसको उसी चीज़ को रिपीट करो जो उसने बोली है, ताकि उसको ये समझ आए कि हाँ मैंने वही समझा जो आप बोल रहे हो, मुझे पैराफ्रेजिंग करने की कोशिश करो, एग्जैक्टली राइट, ताकि आप दोनों एक सेम पेज पे हो। ऐसा ना हो कि वो कुछ और बोल रहा है और किसी और डायरेक्शन में उसकी बातों को ले जा रहे हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उस लेवल पे आके उसको समझो, पैराफ्रेजिंग करो कि अच्छा आपने जो बोला है कि ये चीज़ें आपने बोली है, क्या मैंने आपको सही समझा है, यही चीज़ें आपने बोली है। फिर उसको लगेगा कि मैं वैलिडेशन फील कर रहा हूँ, मेरी चीज़ें कोई सुन रहा है, समझ रहा है। देन फिर हम अगर हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं मिलके, फिर हम रेजोल्यूशन के लिए जाएंगे। अगर हमें लगता है कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं उस सिचुएशन में, उस पर्सन की चाह कर भी मदद नहीं कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली उसको किसी प्रोफेशनल की तरफ गाइड करेंगे कि बिल्कुल। आप प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लीजिए, ताकि वहां से आपको बेटर हेल्प मिल पाए, बेटर रिजॉल्व हो पाए आपकी क्योंकि problem। एक्चुअली एक साइकोलॉजिस्ट को वो टेक्निक्स पता होती है बिल्कुल। कि किस माध्यम हाँ से जी। हम उसकी प्रॉब्लम्स के रिजॉल्व कर सकते हैं, है करेक्ट, ना। हमने वो थेरेपी सीखी होती है, हमने वो टेक्निक सीखी होती है, हमारा एक्सपीरियंस होता है, हम डेली ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं और तो वो हमें पता गलत होता है नहीं क्या है हेल्प लेना। बिल्कुल, इट्स वेरी नॉर्मल, एज It's नॉर्मल very- एज अगर जैसे हम फिजिशियन को विजिट कर रहे अगर हैं। सीवियर है तो प्लीज मैं कहूंगी कि आप कंसल्ट करें, लेकिन नॉर्मल है तो नॉर्मल भी आप एम्पैथेटिक, जैसे मैम ने बताया कि एम्पैथेटिक बिहेवियर शो करते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए, बिना कोई जजमेंट का मतलब कि अरे इसके साथ ये हो गया, उस इसने ऐसा कर दिया, बिना ये सोचे, बिना ये कमेंट्स किए आप प्लीज उसको सुनो और उसके साथ रहो। जब भी वो कभी रात में भी अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा आपको फोन करे Be तो there. बड़े प्यार से, बड़े संवेदना बहुत ही के साथ, सेंसिटिवली, पोलाइटली हमें उनको सुनना है, सिर्फ सुनने की कोशिश, क्योंकि सुनने से ही आधी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। बिल्कुल जब इंसान के अंदर से वो चीज़ें निकल जाती हैं, उसे लग रहा है कि हमें कोई समझ पा रहा है उस लेवल पे आके जो मैं महसूस कर रहा हूँ, तो आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। एग्जैक्टली। तो शेयर करिए प्लीज, अपने अंदर नहीं रखिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो एंगर इशूज के इतने वर्स्ट रिजल्ट हैं। आपने अभी देखा कि गोवा मर्डर केस में क्या हुआ, एक मदर, उसके जो हस्बैंड के बिल्कुल। साथ डाइवोर्स वो चल रहा था केस, तो उसने क्या किया, अपने एंगर को, अपने हेट्रेड को वो रिजॉल्व नहीं कर पाई, और बच्ची की क्योंकि शक्ल मिल रही थी उसके फादर से, तो उसने बच्चे को ही खत्म कर दिया। मतलब इतना कई बार उसके वर्स्ट वो होते हैं, और जब एंगर आउट वर्स्ट होता है तो हम उस समय हमें नहीं समझ आता कि हम क्या हमारा लॉजिकल रिएक्ट ब्रेन करते वर्क हैं। नहीं करता है, हमारा इमोशनल ब्रेन तब वर्क करता है जब हम एंगर इश्यूज होते हैं और ओवरवेल्म, कोई भी इमोशन अगर ओवरवेलमिंग होते हैं तो हमारा लॉजिकल ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है, हम लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं, हम हर चीज़ इमोशनली सोचते हैं, और इमोशनली इस लेवल तक सोचते हैं कि हम खुद को और दूसरों को हर्ट करने पे आ जाते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर ऐसा लगता है कि अगर ये ख्याल भी आता है मन में कि मुझे खुद को हार्म करने का मन कर रहा है, मुझे दूसरों को हार्म करने का मन कर रहा है, प्लीज सीक हेल्प। बहुत ज़रूरी है आपको मदद लेना, क्योंकि उस टाइम आपका लॉजिकल ब्रेन नहीं वर्क करेगा, चाहे आप कितने भी एडुकेटेड हो, चाहे आपकी एज को कितनी भी आप बड़े हो, कितनी भी एज लिमिट आपकी हो चुकी हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे ये इमोशन मैनेज नहीं हो पा रहा है, आपसे ये सिचुएशन मैनेज नहीं हो पा रही है, प्लीज टेक अ हेल्प। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई शर्म की हम बात है। सबके साथ ऐसा होता है ना, हम सब एक पॉइंट पे एग्जैक्टली हेल्प लेते हैं, इट्स वेरी एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट
जैसे हम फिजिकली बीमार होते हैं हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, बिल्कुल। वैसे ही जब हमें मेंटली कोई परेशानी होती है, इमोशनली कोई परेशानी होती है, तो डेफिनेटली तुरंत हमें साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना बिल्कुल जाइए, ताकि वो बिल्कुल। एक बेटर वे में, बेटर तरीके से आपकी मदद कर पाए, आपको वो ख्याल जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो पाए और आप खुद पे फोकस कर पाए और आपको वैसे ही समझ पाए, आपको ये फील होने लगेगा एटलीस्ट कोई तो है जो मुझे समझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, हम और मैम भी जब कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, कोई हमें शर्म नहीं आती। बस हमें ये पता होता है क्योंकि हम एक एज ए प्रोफेशनल हमें लगता है कि नहीं, हमें बिना जजमेंटल हुए उस चीज सुननी है ना, तो हम लोग भी करते हैं। तो इट्स नॉर्मल, प्लीज आप कंसल्ट करिए, प्लीज आप मदद लीजिए, प्लीज आप अच्छे दोस्त बनाइए, है ना, ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे दोस्त बनाइए ताकि आप उनसे शेयर कर सके। और एक मैम से और हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि जब आप मैम साइकोलॉजी फील्ड में नहीं, आप एज ए प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, अब के उसमें और जब पहले, तो क्या चेंजेस लगे आपको? मतलब डेफिनेटली चेंजेस लगे जो मुझे दिख भी रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि क्या ये जब आपने प्रैक्टिस करा, आपने टेक्निक्स जाना, तो अब आपके लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने में पहले से क्या डिफरेंट वेज आपको मिले, या पहले से क्या बेटर मिला, प्लीज आप बताइए। ओके, तो जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, मुझे इस फील्ड के बारे में पता भी नहीं था, तो मुझे लगता था जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, जो थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं, शायद वो कोई समझ नहीं सकता, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो मुझे, मैं अपने अंदर ही रखती थी, क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिखता था अपने आसपास जो उन चीज़ों को समझ सके, उस लेवल पे मुझे अंडरस्टैंड कर सके और मुझे वैलिडेट कर सके, एक्सेप्ट कर सके एज जैसे मैं फील करती थी उस मोमेंट पे। तो मैं अपने आप को बहुत ही अंदर ही अंदर एक सप्रेस फीलिंग बनती गई मेरे अंदर, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक पाइल अप होती गई और बहुत ओवरवेल्म हो जाती थी। कभी कभी छोटी सिचुएशन में भी मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती थी, जो लोगों को समझ नहीं आता था ये क्यों हो रहा है इसके साथ, जो मुझे भी पहले समझ नहीं आता था ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर जैसे ही मैं इस फील्ड में आई, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, हर एक इमोशन के बारे में सीखा कि कोई भी इमोशन आता है किस लेवल पे आता है, कितना आता है, तो क्यों आता है, क्या रीज़न हो सकते हैं उसके, क्या रूट कॉज हो सकते हैं उसके। जब मैंने अपने थॉट प्रोसेस के बारे में समझना स्टार्ट किया, बिहेवियर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे क्लैरिटी मिलती गई वन बाय वन कि ये चीज़ मैं इसलिए फील करती थी, ये चीज़ मैंने जो एक्सपीरियंस करी है उसकी फीलिंग्स कितनी वैलिड है और ओवरवेलमिंग मैं क्यों महसूस कर रही हूँ। आज के डेट पे मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट किया और आज के डेट पे मैं अपने आप को, अपनी ओवरवेलम सिचुएशन को, डेफिनेटली आज भी बहुत सारी ओवरवेलमिंग सिचुएशन आती हैं जो बहुत ही नॉर्मल है हर इंसान की लाइफ में, विच हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल वर्ल्ड, वी कैन ओनली वर्क ऑन आवरसेल्फ, राइट। तो जब भी ओवरवेलमिंग सिचुएशन आती है तो मैं उनको मैनेज कर पाती हूँ, मैं अपने आप को बैठ के अपने आप के साथ अपने ऊपर वर्क कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ क्योंकि दिस इज़ द सिचुएशन जो मुझे ओवरवेलमिंग कर रही है। दीज आर माई ट्रिगरिंग पॉइंट्स, ये मेरे ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं जो मुझे ओवरवेलम करते हैं, जो मुझे एंग्री फील कराते हैं, जो मुझे सैड फील कराते हैं, जो मुझे इनसिक्योर फील कराते हैं। फिर मैं बैठ के उन चीज़ों पे खुद पे वर्क कर सकती हूँ। मैं ओवरवेलम होने के बजाय एक हेल्दी वे मैंने बनाया उस पर वर्क करने का। बिल्कुल। और मैं भी बताऊं कि मैंने भी मैम, जैसे क्या होता था कई बार, अगर मैं किसी से इमोशनली हर्ट हो गई तो पता चलता था इस फील्ड में आने से पहले पूरा दिन मेरा बर्बाद चला जाता था, मेरे उस दिन का पूरा रूटीन, उस दिन का मेरा शेड्यूल पूरा गड़बड़ हो रहा है। तो धीरे धीरे मैंने सीखा कि कैसे मुझे उसी थॉट्स पे रुकना नहीं है। ठीक है, मैंने उसे एक्सेप्ट किया, ओके मैं अभी हर्ट फील कर रही, ओके मुझे दुख हो रहा है, मुझे एंगर इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है उस वजह से हो रहे हैं, बट मुझे उसको रिजॉल्व करने के साथ साथ मुझे अपना रूटीन भी खराब नहीं करना है, मुझे अपना शेड्यूल भी गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि वो टाइम तो निकल जाएगा ना। तो मैं तो उस चीज से पीछे हट जाऊंगी। तो मैंने भी अपनी लाइफ में, जब इस फील्ड में आने के बाद, जब मैं साइको एजुकेट हुई, इसके बाद मैंने बहुत सारा अपने पे काम किया। तो आजकल बहुत सारी यूट्यूब में भी ऐसी वीडियोज अवेलेबल हैं कि आप उनसे सीख करके अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं एक नॉर्मल लेवल पे जो हैं। मैं तो मैम से भी काफ़ी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम की नॉलेज बहुत अच्छी है। आज ही मैं कह रही थी कि मैम आप वीडियो बनाना स्टार्ट करिए, एटलीस्ट जो नहीं ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो चीज़ें, हम लोग जो एक, क्योंकि मैम एज ए सोशल वर्कर भी काम करती हैं, तो उन लोगों तक हम ये एजुकेशन फैला सकें, क्योंकि आप बड़ा डीपली वर्क करते हो, तो आप जो समझ सकते हो ना, आप उनको बहुत बेहतर तरीके से आप दे सकते हो ना, आपके पास काफ़ी अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस है। तो मैम की भी जल्दी वीडियो आएगी तो मैं अपने साथ वो करूँगी, आपका इनको लिंक भेजूंगी।
लेकिन ज़रूर आप जैसे मैम ने बोला कि मंडला आर्ट करिए, अपनी चीज़ों को वैलिडेट करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए अपनी लाइफ में, योग एक्सरसाइज करिए। और कभी भी जब भी कोई एक नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आए उसमें रुकना नहीं है, कभी अपने आप को वहाँ रोकना नहीं है। आप वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए कुकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, आप अपनी वार्डरोब को सही करना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी म्यूजिक सुनना स्टार्ट जो कर भी दीजिए। आपकी हॉबीज हैं आप उसमें बिजी होने की कोशिश हाँ, करें। बिजी होने की हाँ, कोशिश अगर जो करिए। भी आपको जो चीज़ करके आपको अच्छा लगता है, आपको हम्म, अच्छा महसूस होता है, वो चीज़ करना शुरू करिए। वो चीज़ करनी स्टार्ट करनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक चीज़ लाइफ में पूरे दिन में ऐसी ज़रूर करनी चाहिए जो चीज़ आपको सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराती है, सिर्फ आपको काम फील कराती है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सिटिंग विद योरसेल्फ आल्सो, इट कुड बी ड्राइंग आल्सो, इट कुड बी डांसिंग, सिंगिंग और टॉकिंग टू योर क्लोज फ्रेंड्स, इट कुड बी अ कॉफी डेट आल्सो विद योर मम, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, एनीवन, राइट? बट डू इट जो चीज़ आपको अच्छा महसूस कराती है। बिल्कुल करिए, हर के बीच में रह के भी अपने को जरूर वैलिडेट Validate करिए। करिए और वैल्यू करिए, अपने लिए टाइम दीजिए। हम लोग एज ए साइकोलॉजिस्ट इसको मी टाइम बोलते हैं कि बिल्कुल, नहीं, me अपने time आप को बोलते हैं। अपने को खुश रखने के लिए हमें ये करना है। तो मुझे लग रहा है मैम कि काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया बिल्कुल। और हम लोगों ने अपनी भी चीज़ें बताई कि हम जो कभी हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं या कभी हम मेंटल डिस्टर्ब फील करते हैं तो हम कैसे अपने आप को ठीक करते हैं और हेल्प लेते हैं, हम शेयर करते हैं, है ना। तो इट्स नॉर्मल। और थैंक यू मैम, आपने welcome. इतने बिजी शेड्यूल में मुझे टाइम दिया। और मुझे उम्मीद है, आप प्लीज़ कमेंट्स करिएगा कि हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने चीज़ें शेयर की और बहुत ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए। अगर ये छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, लिखना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को एक निगेटिव सिचुएशन से बचाने के लिए कुछ और एक्टिविटीज़, हॉबीज़ फॉलो करना आप स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप मेंटली फिट रह सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू मैम, अगेन थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।